हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? ग्रेट। सो प्रीवियस क्लास हमने बात करी थी गॉस थ्योरम के बारे में, तो आज हम बात करेंगे उस गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। कुछ डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशंस होंगी हमारे पास और उनकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आओ चलो देखते हैं। So we have applications of Gauss theorem. So Gauss theorem हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। हमने पढ़ा था Gauss theorem के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is simply equals to charge enclosed divided by epsilon naught. आई एज्यूम, आई बिलीव, मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। नहीं याद है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ वापस जाइए इस वीडियो पर और जाके इसको चेकआउट कीजिए, कंसेप्ट्स को अच्छे से देखिए, फिर इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स phi E इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमें जो एप्लीकेशंस समझनी है गॉस थ्योरम की वो तीन चीज़ें पढ़नी है हमें। फर्स्ट वन वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinitely long straight conductor। डेफिनेटली एक कंडक्टर जो होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज। सेकेंड एप्लीकेशन जो हमें यहां पर समझनी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinitely large प्लेन शीट, और वो शीट भी कैसी होगी? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज से हम ये समझ रहे हैं कि जितना भी चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द सरफेस। कुछ इसमें हम फर्दर सब केसेस भी देखेंगे कि अगर दो शीट्स होंगी तो क्या होगा। एक शीट के ऊपर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरी शीट के ऊपर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो सब चीज़ें हम इन केसेस में स्टडी करेंगे। एंड थर्डली हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन spherical shell which is also uniformly charged। तो आप शुरू करते हैं पहली एप्लीकेशन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinitely long straight conductor which is uniformly charged। तो इसकी पहले एक फिगर देखते हैं। फिगर में हम देख सकते हैं दिस इज अ स्ट्रेट वायर, डेफिनेटली इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसको जो कि इस पूरी वायर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। डेफिनेटली ये चार्ज इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कैसे बाहर निकलेंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम एक बार इसको ले लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाहर जा रही होंगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो डेफिनेटली फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर की तरफ ही मूव आउट करेंगी। तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमें क्या लेना होगा? अब हमें लेना होगा इस स्ट्रेट वायर का एक गॉसियन सरफेस, बिकॉज हम अप्लाई करना चाहते हैं गॉस थ्योरम, तो हमें लेना होगा इसका गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो होगा वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देने वाला है। सो गॉसियन सरफेस विल बी अ सिलेंडर। मुझे पता है फिगर थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी,
तो एक काम करते हैं, इस फिगर को हम सामने से ना देख के अगर इसका एक टॉप व्यू देखते हैं तो शायद थोड़ी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अगर हम इसी स्ट्रेट वायर को अगर हम टॉप से देखते तो डेफिनेटली ये हमें स्ट्रेट वायर एक पॉइंट की तरह दिखाई देती। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होती कुछ इस तरीके से, और हमने इसका गॉसियन सरफेस बनाना होता तो डेफिनेटली हम गॉसियन सरफेस जैसे यहाँ पे बना रहे हैं तो हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस आता कुछ इस टाइप से आता। तो ये वही सिलेंडर है जिसका आप टॉप व्यू देख पा रहे हैं। सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो ऐसा हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिलेंडर को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस सिलेंडर को क्रॉस करती हुई जा रही हैं, बेसिकली इस सरफेस को क्रॉस करती हुई जा रही हैं परपेंडिकुलरली। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें, सो ऑल द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस फॉर द एंटायर कर्व्ड पोर्शन। एंड वेयरएज अगर हम बात करें इसके टॉप फेस की विच इज़ अ सर्कल, इसके बॉटम फेस की विच इज़ ऑल्सो अ सर्कल, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो जा रही हैं बिल्कुल इसके पैरेलल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं, और यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर के लिए, इनके बीच में एंगल आने वाला है 90 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम इस सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 विच इज सर्कुलर, पार्ट 2 विच इज ऑल्सो सर्कुलर, एंड पार्ट 3 विच इज कर्व्ड। तो हम 3 अलग अलग पोर्शंस के लिए फ्लक्स निकालेंगे, उस फ्लक्स का टोटल करेंगे तो हमें पूरी वायर के लिए कितना फ्लक्स मिलेगा वो पता चल जाएगा, एंड फ्लक्स के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ पर तो फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं टोटल फ्लक्स की। तो फ्लक्स टोटल विल बी सिंपली इक्वल्स टू द फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस S3। अब सरफेस S1 आप किसी को भी मान सकते हैं, तो लेटर से हमने इस सरफेस को S1 माना है, इस सरफेस को S2 माना है, और जो कर्व्ड सरफेस है इसको हम सरफेस S3 मान रहे हैं। एक बार यहाँ पे अलग से भी देख लेते हैं। दिस इज आवर सरफेस S1 जिसका आउटवर्ड नॉर्मल है कुछ इस टाइप से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कुछ इस टाइप से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल। आप देख सकते हैं सिंपल सी चीज, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और यह है सरफेस S1। ऐसे ही हमारे पास है सरफेस S2, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कुछ इस टाइप से, आउटवर्ड नॉर्मल बन रहा है कुछ इस टाइप से, और फिर से एंगल जो होगा वो 90 डिग्री, और एक कर्व्ड पोर्शन जो कि कुछ इस टाइप से है। सो दिस इज द कर्व्ड पोर्शन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कुछ इस टाइप से, और जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो है कुछ इस टाइप से। दैट मीन्स थीटा ओवर हेयर इज 0 डिग्री। इन दोनों ही केसेस में थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन में। सो फ्लक्स टोटल इज इक्वल्स टू phi S1, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर सरफेस S E डॉट ds1 वेक्टर एंड वेक्टर, plus integration for the entire surface S2 E dot ds2। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए भी इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर सरफेस S3 E dot ds3 वेक्टर एंड वेक्टर। सो आप देख सकते हैं S1 एंड S2 के लिए दोनों एंगल्स यहाँ पे 0 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा E इंटू ds1 इंटू कॉज ऑफ 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर सरफेस S2, इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर सरफेस S1 E इंटू ds2 कॉज ऑफ 90 डिग्री। डेफिनेटली जो चीज़ 0 बन जाएगी। एंड फाइनली आपके पास ये जो ds3 है दैट इज द कर्व सरफेस E हम यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds3, डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगल आया था वो है 0 डिग्री। सो आप देख सकते हैं सिंपली ये चीज़ 0 होने वाली है, ये भी चीज़ 0 होने वाली है, और बाकी कुछ बच जाएगा। सो हम कह सकते हैं
phi total is equals to 0 plus 0 plus e इंटीग्रेशन ऑफ ds3 हमने छोटा सा कंपोनेंट लिया है इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं पूरे एरिया के लिए तो ये आपको क्या देने वाला है, ये आपको सिर्फ कर्व सरफेस देने वाला है इस सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस निकालने के लिए लेट अस से इसकी लेंथ है l, दिस कंप्लीट लेंथ इज l ऑफ द गॉसियन सरफेस जो कि यहाँ पर एक सिलेंडर है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा e इंटू 2πr_l, where l is the length of the cylinder, r is the radius of the cylinder, 2π एक कांस्टेंट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो आपके पास जो फ्लक्स टोटल बचता है इज इक्वल्स टू e इंटू 2πr_l। बेसिकली सरफेस S1 और S2 के लिए 0 हो चुका है, जो बचा है सिर्फ कर्व सरफेस के लिए बचा है और वो इतना है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके चलते हैं आगे। बट हम जानते हैं हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स टोटल should be equals to charge enclosed divided by epsilon naught। अब चार्ज एनक्लोज कितना है ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि चार्ज कितना एनक्लोज कर रखा है, बिकॉज वायर तो इनफाइनाइट है। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, सिलेंडर के अंदर जो आपकी स्ट्रेट वायर है जो कि एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज कितना है। तो उसके लिए हमने क्या लिया है, लेट अस से ये जो वायर है हमारे पास या स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टोटल चार्ज निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज एनक्लोज आएगा दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग 1 and 2 हमारे पास है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट एज दी टोटल फ्लक्स, और यहाँ पर हमने प्रीवियस स्लाइड पे टोटल फ्लक्स निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πrl। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πrl। आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। सो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं एल को, यहाँ से भी एल को। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा दैट इज सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन को देखने के लिए एक बार फिर से पीछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो क्यों ना चीज़ों को सिंपल रखते हैं और एक आउटवर्ड नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पर आर वेक्टर, जहाँ पे आर क्या है, आर इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट अस से आर है 2 मीटर या वायर से 2 मीटर दूर आप किसी भी पॉइंट पर से यहाँ तक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। तो हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया आर वेक्टर, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a unit vector in the outward direction and normal to the conductor। ये कंडक्टर के नॉर्मल है। तो डेफिनेटली इस आर वेक्टर का हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म सिंपली क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सारा बाहर की तरफ निकल रहा है, चाहे आप लेफ्ट साइड में देखें वायर के या राइट साइड में देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है इट इज वेरिंग एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वायर। वायर से कोई पॉइंट जितना दूर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है।
तो हम डेफिनेटली एक ग्राफ इसमें सप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम यहाँ पे r से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ होगा दिस विल बी अ ग्राफ लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। सो सिंपल सी डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। एक बार फिर से छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने करा क्या। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर ली है जिसको एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है हमने लैम्डा। ये जो चार्ज है पूरी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारी फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही हैं। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा हमने, एंड गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते वक्त हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होती है, वो आपको अच्छे से पता है कि जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो सारी की सारी गॉसियन सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करेंगी, परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी, जो कि यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टोटल फ्लक्स, अच्छा ये हमने टॉप व्यू बनाया था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। सो टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 सर्कुलर सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 अगेन सर्कुलर सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 विच इज द कर्व्ड सरफेस। इस सिलेंडर का जो भी कर्व्ड सरफेस है, ये S1 था टॉप वाला सरफेस, S2 बॉटम वाला सरफेस, S3 कर्व्ड वाला सरफेस। तो S1 के थ्रू फ्लक्स आपका 0 बिकॉज एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री। फ्लक्स थ्रू S2 अगेन 0 क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है फिर से 90 डिग्री। फ्लक्स थ्रू S3 नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज एंगल यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है बट फ्लक्स नहीं 0 होगा, फ्लक्स की कुछ वैल्यू होगी, वो फ्लक्स की वैल्यू ये होगी। यहाँ पे हमने एरिया को यहाँ पे फाइंड आउट करा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो हमें टोटल एरिया मिल गया इस कर्व्ड पार्ट का। सिर्फ कर्व्ड पार्ट का एरिया हमें यहाँ पर लेना है। सो दिस कर्व्ड पार्ट का एरिया विल बी 2 pi RL। सो टोटल फ्लक्स विल बी E इंटू 2 pi RL। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने फिर से इसको देख लिया कि ये फ्लक्स इसके इक्वल होता है, चार्ज को हमने लैम्डा इंटू L कर दिया, दोनों चीज़ों को इक्वेट करा, आपके पास ये फॉर्मूला आता है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड बट इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस। तो चलते हैं आगे, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट having surface charge density sigma and unit क्या होगी इसकी, it will be simply coulomb per meter square। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शीट बनाते हैं। सो लेट अस से दिस इज आवर शीट, ये एक शीट है, इस पे हमने कुछ चार्ज दिया है। सो दिस चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द शीट। हम सिर्फ फ्रंट फेस देख पा रहे हैं शीट का, इतना ही चार्ज इस शीट के बैक साइड पे भी है डेफिनेटली, जो अभी हम फिलहाल देख नहीं पा रहे हैं, बट मीनिंग उसका सिंपल सा यही निकल के आता है कि जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्मली बाहर निकलेंगी थ्रू दिस शीट। तो ये फील्ड लाइंस यहाँ से ही बाहर निकल रही है, यहाँ से ही बाहर निकल रही है, यहाँ से ही बाहर निकल रही है, ऐसी बैक साइड से भी ये बाहर निकलती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम इस एक बुक को ले लेते हैं तो ये बुक विल बिहेव लाइक अ शीट। तो जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी क्योंकि ये फ्रंट फेस है विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज, और जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी बैक फेस है वो भी ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप में विल बी चूजिंग द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमें किस तरीके से चूज़ करना है, हमें गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से चूज़ करना है कि वो फील्ड लाइंस उस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलरली ही जाए। तो गॉसियन सरफेस को चूज़ करने के लिए फिर से एक बार हम कलर को चेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा कुछ फिर से सिलेंडर। अब ये सिलेंडर इस शीट को कट करता हुआ जा रहा है। So this is the cylinder which is piercing through this sheet। इस शीट में से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। सारी की सारी फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं
ये कुछ ऐसे क्रॉस कर रही होंगी इस गॉसियन सरफेस को। अगेन आप इस गॉसियन सरफेस के 3 फेसेस देख सकते हैं। फेस 1 अगेन अ सर्कुलर फेस, फेस 2 यहाँ से भी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर निकल रही है, और एक कर्व्ड पोर्शन ऑफ दिस सिलेंडर। तो यहाँ पे हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। एक सेकेंड, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। फिर से इसको मान लेते हैं सरफेस S1, इसको ले लेते हैं सरफेस S2, और जो कर्व पोर्शन है उसको ले लेते हैं सरफेस S3। सरफेस S1 का नॉर्मल कुछ इस टाइप से होगा n कैप, सरफेस 2 का नॉर्मल कुछ इस टाइप से होगा n कैप, सरफेस 3 का नॉर्मल, सरफेस 3 का एक छोटा सा पोर्शन और उस पर नॉर्मल ऐसे होगा n कैप। फिर से वही चीज़ कि जो टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल, दैट विल बी द सम ऑफ फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना होगा, इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर सरफेस S1 E डॉट ds1, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 E डॉट ds2, फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 E डॉट ds3। अब फिर से एक बार एंगल चेक कर लेते हैं। S1 में एंगल कितना बन रहा है, आप सिंपली देख सकते हैं दोनों एक साथ जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। सो S1 इज सिंपली 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। S2 के लिए अगेन थीटा इज 0 डिग्री, S3 के लिए थीटा इज 90 डिग्री। तो ये सेम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो E डॉट ds1 ये हो जाएगा E ds1 कॉज ऑफ 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास E ds2 कॉज ऑफ 0 डिग्री इंटीग्रेशन E ds3 कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो इस बार क्या होने वाला है, इस बार जो कर्व पोर्शन का फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस S1 एंड सरफेस S2 के लिए बचेगा। एंड सरफेस S1 कैसा है, एक सर्कल है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। सरफेस S2 कैसा है, वो भी एक सर्कल है, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इंटीग्रेशन होगा एरिया का वो आपको सिंपली क्या दे देगा, उस सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे हम अगर हम फाई टोटल लेते हैं तो हम लिख सकते हैं E इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट सिंपली हम यहाँ पे उसका सिलेंडर का रेडियस नहीं ले रहे हैं, हम उसको एरिया ए से डिनोट कर रहे हैं। ये एरिया भी कितना हो जाएगा, E इंटू ए। सो टोटल फ्लक्स विल सिंपली बी इक्वल्स टू 2EA। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। बट काम अभी आधा ही हुआ है क्योंकि अभी हमें गॉस थ्योरम भी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है टोटल, अब ये म्यूजिकल सा साइन बन गया ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। फ्लक्स टोटल इट इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना है, इस शीट के ऊपर चार्ज कितना आएगा, डेफिनेटली इतने एरिया के लिए हमें चार्ज चाहिए। ये एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया है। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अभी काम क्या करना है, अभी हमें इक्वेट करना है 1 एंड 2 को। तो एक काम करते हैं, यहीं पे इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 2EA शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से आप देख सकते हैं कि A यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A को हम फिर से एक बार कैंसिल कर लेते हैं। सो दिस A गेट्स कैंसल्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड from a uniformly charged plane sheet having surface charge density of sigma। डेफिनेटली फिर से हमें एक डायरेक्शन इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो n कैप एक आपका नॉर्मल है जो कि आउटवर्ड है फ्रॉम द शीट। तो अगर आप इसको डायरेक्शन देना चाहते हैं
तो वेक्टर साइन बनाइए, इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। काफ़ी सिंपल सा है। सो अगेन सिंपल डेरिवेशन, बट यस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके केसेस, तो उन केसेस के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अभी क्या होगा, काम वही करना है बट इस बार शीट्स जो होंगी वो एक से ज़्यादा हो जाएंगी। 2 शीट्स के बारे में बात करेंगे और इन दोनों शीट्स को हमने कैसे प्लेस करा है, एक दूसरे के पैरेलल। सो ये रही एक शीट, ये रही दूसरी शीट, इसके पास कुछ चार्ज, इसके पास कुछ चार्ज, तो 3 अलग अलग रीजन। कौन कौन से रीजन वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो लेट अस से दिस इज आवर शीट नंबर 1, दिस इज आवर शीट नंबर 2, जिनको हमने प्लेस कर दिया है एक दूसरे के पैरेलल। सो यहाँ पे हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। इसको चार्ज डेंसिटी दे दी है सिग्मा 1, इसको चार्ज डेंसिटी दे दी है सिग्मा 2। ये है शीट ए, ये है शीट बी। आई बिलीव आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा कि ये शीट आगे पीछे कैसे हो रही है। डेफिनेटली दोनों शीट एक दूसरे के पैरेलल पड़ी है। एक काम करते हैं, ये फिर से हमने जो है फ्रंट व्यू देखा हुआ है, इसका एक साइड व्यू देख लेते हैं। तो साइड से अगर आप देखेंगे तो ये शीट ए ऐसे दिखाई देगी, शीट बी ऐसे दिखाई देगी। इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। दिस इज शीट ए, दिस इज शीट बी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से 3 रीजन है। तो 3 रीजन आप देख सकते हैं। एक रीजन आपको ये दिखाई देगा जो कि दोनों शीट्स के बीच में लाई कर रहा है। एक पॉइंट या एक रीजन आपको ये दिखाई देगा जो दोनों शीट्स के राइट साइड में लाई कर रहा है, और एक रीजन आपको ये दिखाई देगा जो दोनों शीट्स के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। तो हम 3 पॉइंट्स मान के चलते हैं। इसको पॉइंट P बोल देते हैं, इसको पॉइंट Q बोल देते हैं, इसको पॉइंट R बोल देते हैं। सिग्मा 1 जिस पे हमारे पास पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा 2 अगेन पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलने वाली है यहाँ पे एक बार बना लेते हैं। थोड़ा सा कलर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। पहले मैं शीट 1 की अगर बात करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूँ। सिग्मा 1 ये यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा एंड बाहर निकलता ही जाएगा, और बैक साइड से भी क्या होगा, ये बाहर की तरफ ही जाएगा। सो दिस इज ब्लू कलर का फील्ड, दिस फील्ड इज ड्यू टू शीट ए। आप चाहे तो इसको EA लिख सकते हैं तीनों तरफ। मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहा हूँ, डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट ब्लू कलर यहाँ पे क्या सिंपली इंडिकेट कर रहा है, ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1। अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं शीट 2 का फील्ड। इसको मैं एक बार पर्पल कलर से ले लेता हूँ। सो शीट 2 भी पॉजिटिव है, इसका फील्ड भी क्या होगा, बाहर की तरफ ही निकलेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी। यहाँ पर भी बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी, एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी। तो आप देख सकते हैं P वाला रीजन, P पॉइंट वाला रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के एक ही तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड। रीजन R, पॉइंट R वाला जो रीजन है, एक्सट्रीम राइट वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। एंड रीजन Q की बात करें जो दोनों शीट्स के बीच में लाई कर रहा है, वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। डेफिनेटली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लें या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करें तो रीजन Q में कैंसिल होगा कुछ ना कुछ, रीजन A में रीजन R में एडिशन होगा राइट साइड वाले रीजन में, एंड लेफ्ट साइड वाले रीजन में भी एडिशन होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वापस आ जाते हैं अपने कलर में। सो फॉर रीजन R जो कि राइट साइड वाला रीजन है, E नेट विल बी सिंपली इक्वल्स टू EA प्लस EB, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। EA कितना आ जाएगा, जो फॉर्मूला भी हमने पिछली स्लाइड पे डिराइव करा, सीधा सीधा हम उसका यूज़ कर लेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास क्या है, 2 अलग शीट्स हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये फील्ड कहाँ जा रहा है, फिर से एक आउटवर्ड वेक्टर ले लेते हैं से एन कैप, तो ये एन कैप की तरफ ही जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बी का किधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, मैग्नीट्यूड है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। तो आपके पास रीजन R में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, सिंपली आप लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होल डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, बिकॉज दोनों फील्ड्स कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रीजन P के लिए,
रीजन, थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं इसको, रीजन पी के लिए यहाँ पे भी दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ ही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर हमने पॉजिटिव माना तो इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर से ई नेट इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी वेक्टर वेक्टर एंड वेक्टर। सो ई नेट कितना आने वाला है यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन इनटू एन कैप बट विद द माइनस साइन, बिकॉज एन कैप अगर एक यूनिट वेक्टर इस तरफ है तो इस तरफ होगा माइनस एन कैप, वो माइनस एन आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन अगेन माइनस साइन इनटू एन कैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ई नेट आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन भी आप कॉमन ले सकते हैं, और फिर से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एंड डायरेक्शन के लिए एन कैप। सो दिस इज फॉर रीजन पी। अब हमारे पास बचता है रीजन क्यू, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो रीजन क्यू में आपको दिख रहा है कि एक राइट की तरफ जा रहा है, दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट वाला विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट वाला विल बी नेगेटिव। सो डेफिनेटली फॉर रीजन क्यू E net is equals to electric field due to A plus electric field due to sheet B vector vector। so ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन इंटू एन कैप प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन इंटू एन कैप विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। तो E नेट आपके पास क्या बचने वाला है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन इंटू एन कैप। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2, बिकॉज तभी आपका ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा। सो ई नेट कुछ इस टाइप से, दिस इज आवर एजम्पशन। सो ये है आपका केस फॉर 2 शीट्स। सेम चीज आप माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी कर सकते हैं, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का। पॉजिटिव से सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ और नेगेटिव से सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। एक इसी का फर्दर केस हम डिस्कस करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, फिर से वही शीट्स लेंगे, शीट ए शीट बी प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रखते हैं प्लस सिग्मा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रखते हैं माइनस सिग्मा। फिर से 3 रीजन से रीजन P, रीजन Q एंड रीजन R। तो माइनस वाली चीज़ अगर यहाँ पर आ रही है तो डेफिनेटली हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार डायरेक्शंस को भी देख लेते हैं। फिर से कुछ कलर की स्कीम चूज़ करते हैं। लेटर से ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू प्लस। सो ये फील्ड कुछ ऐसे जाने वाला है और ऐसे जाने वाला है। एंड अगर हम लेते हैं शीट बी के लिए, तो ये फील्ड यहाँ पर ऐसे होने वाला है, यहाँ पर ऐसे होने वाला है और यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। बेसिकली आप शीट बी का जो फील्ड ले रहे हैं उसमें आप शीट ए को एब्सेंट मान रहे हैं, तो शीट बी की तरफ फील्ड आ रहा होगा, इस तरफ से भी बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है, और इस तरफ से भी। ऐसे जब आप शीट ए का फील्ड बना रहे हैं ब्लू कलर वाला, तो शीट बी को एब्सेंट मानिए, ये फील्ड बाहर निकल रहा होगा और बाहर निकलता ही जा रहा होगा, एंड इधर से भी बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम रीजन आर की बात करें जो राइट साइड का रीजन है, दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, कैंसिल आउट करेंगे एंड पूरा कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 1 या सिग्मा 2 नहीं लिया है, इस बार दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल लिए एंड नेचर वाइज अपोजिट लिया है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी फील्ड बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ रीजन क्यू में बचेगा। तो क्विकली इसको देख लेते हैं। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर रीजन आर जो कि राइट साइड वाला रीजन है, सो ई नेट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी इन वेक्टर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ई ए आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप प्लस
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप बट विद अ माइनस साइन। डेफिनेटली इन दोनों का सम आपको क्या मिलने वाला है, 0। सो ई नेट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर रीजन पी, अब आराम से इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं ई नेट विल बी अगेन 0 एंड फॉर रीजन क्यू क्या होने वाला है यहाँ पे, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू एन कैप। सो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 2 sigma by 2 epsilon into n cap. So it is simply sigma by epsilon into n cap. So आप देख सकते हैं अगर आपके पास दो शीट्स होती हैं, उन दोनों को आप पैरेलली प्लेस कर देते हैं एक दूसरे के, दोनों शीट्स के पास सेम मैग्नीट्यूड की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बट नेचर अपोजिट होता है, तो जो भी फील्ड एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ उन दोनों शीट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ना लेफ्ट साइड में है, ये मेरा लेफ्ट है, ना राइट साइड पे है। तो जो भी शीट है, जो भी फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ शीट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। हैंस इस टाइप का अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए। सो सच अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, आगे हम पढ़ेंगे भी कि इसको हम कहते क्या हैं। सो सच अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक बिकॉज यहाँ पे जो भी फील्ड मिल रहा है आपको वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं है, सारा का सारा फील्ड यूनिफॉर्म होगा। आप अगर इसको ग्राफ में भी दिखाना चाहें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, बिकॉज कहीं पे भी डिस्टेंस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। सो ये है हमारा केस for two sheets having same surface charge density but of opposite nature. And finally हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged thin spherical शेल। सो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, एक हॉलो स्फीयर है जिसको हम स्फेरिकल शेल बोल रहे हैं, उसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है, कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है अगेन सिग्मा, यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि उसके पूरे सरफेस पे फैल गया है चार्ज। उसकी वजह से हम किसी भी पॉइंट पर, इनफैक्ट हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ स्फीयर बट अ स्फेरिकल शेल। तो इसका रेडियस ले लेते हैं कुछ कैपिटल आर। हमने इसको कुछ चार्ज दे दिए तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे चला जाएगा, बिकॉज कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके एंटायर सरफेस पे। फिर से वही चीज़ आप समझ सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी इस स्फेरिकल शेल से हर एक डायरेक्शन में। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए फिर से वही बेसिक चीज़ कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सिर्फ कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी गॉसियन सरफेस के। सो लेट अस से क्यों कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, लेट अस से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सच दैट ये जो भी पॉइंट है हमारा, पॉइंट P मान लेते हैं, ये इस गॉसियन सरफेस पे लाई कर रहा है। एंड डेफिनेटली इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P आप इधर ले रहे हैं, ये भी पॉइंट P जैसा ही होगा बिकॉज वो सरफेस पे लाई कर रहा है गॉसियन सरफेस के। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेट अस से स्मॉल r है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P विच इज लाइंग आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल
फिर हम बात करेंगे एट एनी पॉइंट से x विच लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, एंड अल्टीमेटली हम बात करेंगे पॉइंट y विच लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल. सो फर्स्ट इज फॉर एनी पॉइंट दैट लाइज, लास्ट में एक खूबसूरत सा ग्राफ भी बनाएंगे इसका चेक करने के लिए कैसा फील्ड का वेरिएशन होता है. सो फॉर एनी पॉइंट दैट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. तो हम जानते हैं इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास ये फ्लक्स फाई ई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस का इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर सरफेस एस, जो कि ये पूरा गॉसियन सरफेस है. तो फाई ई अपने पास आ जाएगा ई. डेफिनेटली ये फील्ड यहाँ से बाहर निकला है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो भी बाहर की तरफ होगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो एंगल बन जाएगा 0 डिग्री का. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एंटायर सरफेस एस के लिए. तो इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा ई. इस स्फेरिकल शेल का जो गॉसियन सरफेस है वो भी एक स्फीयर ही है, तो वो ds का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी सिंपली 4 पाई r स्क्वेयर, वेयर r बिकम्स द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. इनफैक्ट ये जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का एक्चुअली वो है क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P. जो हमारा आउटसाइड पॉइंट है आप लिख सकते हैं आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड भैया थोड़ा ठीक से आओ, आउटसाइड. सो आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल. आप चाहे तो सेंटर को O मान सकते हैं. दिस इज सेंटर O. ठीक है जी. तो आपके पास फ्लक्स फाई ई जो आ जाता है दैट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. अब गॉस थ्योरम के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब चार्ज कितना एनक्लोज है? जितना सरफेस है इसका, किसका, शेल का. शेल के ऊपर ही तो चार्ज है, तो जितना भी सरफेस एरिया है शेल का मल्टीप्लाइड बाय दी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो आपको क्या दे देगा, चार्ज एनक्लोज. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर. प्लीज़ बच्चों लोग इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, जो कि फिर अल्टीमेटली गॉसियन सरफेस का रेडियस बना है. कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर यहाँ पे शेल का रेडियस है. कैपिटल आर इस केस में स्मॉल आर से छोटा है जब वो पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा है. अल्टीमेटली हम देखेंगे जब वो पॉइंट सरफेस पे होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे आर और कैपिटल आर, और जब अंदर आएगा पॉइंट तो कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा. अभी हम चेकआउट कर लेंगे, बट प्लीज़ टेक नोटिस कि स्मॉल आर अलग चीज़ है और ये जो कैपिटल आर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अलग चीज़ है. कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द शेल, जो हमारा हीरो है यहाँ पे जिसके लिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, जो शिफ्ट होता रहेगा. कभी वो बाहर होगा, कभी वो सरफेस पे होगा, कभी वो सरफेस के अंदर आ जाएगा. तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 अब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अभी क्या करना है, अपने को पता है कि हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे. सो इक्वेटिंग 1 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ओनली हम 4 पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ई, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज, इसको एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर. So this is the electric field for a uniformly charged thin spherical shell at any point P, जो कि स्फीयर से या शेल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है. डेफिनेटली ये एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में अभी हमने लिखा है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप से, फिर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, जो कि बाहर की तरफ रेडियस के अलोंग एक वेक्टर है। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P विच इज लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं एट अ पॉइंट दैट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वेयर। तो जो भी पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा शेल के, फॉर ऑल दोज पॉइंट्स स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। फिर से आप इस फिगर में देख सकते हैं, इफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सरफेस, जैसे पॉइंट x है तो इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द शेल से रेडियस r के बराबर ही हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सिंपली इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वेयर। सो दिस बिकम्स दिस कैंसल्स आउट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा दिस इज सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेटली ये भी आउटवर्ड होगा, तो आप वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली फिर हमारे पास क्या बचता है, थर्डली फॉर एनी पॉइंट दैट लाइज झूठ थोड़ा ना बोलेगा, दैट लाइज इनसाइड द शेल। एंड डेफिनेटली कोई भी चार्ज जो है वो अंदर शेल के एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। सारा का सारा चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेल के सरफेस पे लाई कर रहा है। कोई भी चार्ज वो शेल के अंदर नहीं गया है, सरफेस के अंदर नहीं गया है, तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। Therefore, the electric field intensity at any point that lies inside the shell is also equals to 0. Reason? There is no charge inside the shell. और कोई ऐसा पॉइंट जो बाहर लाई कर रहा था, फॉर ऑल दोज पॉइंट्स, चाहे वो पॉइंट P हो, चाहे वो पॉइंट ABC हो, या यहाँ पे कोई पॉइंट हो, तो उस सब पॉइंट्स के लिए शेल कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह, जिसका सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। बट ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाती है जब आप चले जाते हैं शेल के अंदर। शेल के अंदर देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू 0, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो अब बनाते हैं इसका वही खूबसूरत सा ग्राफ जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कुछ हम इस टाइप से बना सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस। तो जब आप सेंटर से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट O से स्टार्ट करते हैं, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। जैसे ही आप ऐसे पॉइंट पे पहुँचते हैं कि डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर हो गया, यानी कि आप स्फेरिकल शेल के सरफेस से पहुँच गए, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा पीक पर, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा एज पर दी प्रीवियस रिलेशनशिप, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप से गिरना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कह सकते हैं दिस इज E max विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये ग्राफ हो जाता है। अब आप इसको एक सॉलिड लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ही आप सरफेस से पहुँचे तो फील्ड एकदम से मैक्सिमम हुआ है और फिर कम हुआ है। ये चीज़ आप सॉलिड लाइन से भी दिखा सकते हैं। सो ये था गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस। आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। थोड़ा सा लंबा हो गया आज का वीडियो, बट ऑफ कोर्स ये सारी एप्लीकेशंस हमें एक साथ ही पढ़नी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं यहाँ से, तो इनको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो डेफिनेटली आपको इन सबको रिवाइज़ करना है, और कुछ भी डाउट्स आपके आते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कहाँ पहुँचना है, कमेंट सेक्शन में। तो इसको रिवाइज़ कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।